तो ये जगह है जहां से तुम रोहन पे काला जादू करते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। और इतनी रात को आप लोग यहाँ? अभी सब समझ जाओगे। और अब सवाल मैं करूंगा, तुम सिर्फ जवाब दोगे। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पुराने स्टोर रूम में क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? मेरे ही घर में तुम मेरे बेटे पे काला जादू करके उसकी जिंदगी के साथ खेलते रहे। क्या समझते थे तुम? क्या समझते थे? हमें पता नहीं चलेगा और तुम मुझसे मेरे बेटे को छीन लोगे, ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे की तुमने? आप भी मुझे गलत समझ रहे सर। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों बिट्टू जी मुझ पर हमेशा शक करती रहती है। और ये सभी उन्होंने आपको बताया होगा। आप खुद ही सोचिए सर, मैं क्यों किसी के ऊपर काला जादू करूंगा? और ये सब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने भोलेपन का नाटक कर रहे हो तुम। लेकिन आज तुम्हारी कोई कुछ नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम्हारा सच सबूत बनकर सामने पड़ा हुआ है। ये सब जिस जगह पर घर का कोई भी सदस्य नहीं जाता है, वहां इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अपने कमरे में ही था। अपनी चाची मेरे कमरे में आई और मुझसे कहा कि पुराने स्टोर रूम में मेरी मदद चाहिए। चाची आप बोलती क्यों नहीं? बोलिए, आप ही ने मुझे यहाँ भेजा था। मैंने तुझे कब भेजा? उल्टा तेरे रूम में जब गई तब तो तू वहां नहीं था। ये आप क्या कह रही है? इतना बड़ा झूठ! सब मेरी गलती है सब की। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि किसी कारण से मुझे यहाँ भेजना चाहती। जब मिस्टर कपूर ने मुझे यहाँ रोका तो आपने सब नाटक किया, मुझे इस तरह फंसाने के लिए स्टोर रूम में भेज दिया। आखिर आप चाहती क्या है? मैंने क्या किया आपका? बोलिए, क्यों झूठ बोल रही आप? झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रहा है। अब कोई नहीं मिला तो चाची पर इल्जाम लगा रहा है। क्या कहना चाहता तू? हाँ, ये चाची मेरी जान लेना चाहती है। तू जानता है किसके बारे में बोल रहा है? ये वो है जिन्होंने हमें अपने बच्चे की तरह पाला है। मेरी चाची बोलते हैं, लेकिन ये हमारी माँ है। और तू इतना घटिया इल्जाम लगा रहा है उन पर। रहने दीजिए रोहन जी, इनको कुछ कहकर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान किसी की जिंदगी लेने की सोच सकता है, वो किसी के जज्बातों की क्या कदर करेगा। ये कुछ भी कहे, लेकिन हम जानते हैं कि चाची जी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने इस घर के लिए कितने दुखों के आंसू पिए हैं, ये हम जानते हैं, हमने देखा है। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम इनका नाम अपने जुबान पर लाओ। अरे आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, समझा तू? देखिए रोहन जी, हाथ मेरा भी उठ सकता है। आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, तो तू मुझ पर हाथ उठाएगा? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, उठा मुझ पर हाथ। रोहन जी, आप ठीक नहीं कर रही हैं। बिल्कुल सही कह, मैं बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। अरे तेरे जैसे इंसान को तो धक्के मारकर घसीट कर घर से बाहर निकालना चाहिए।
हम में से यहाँ कोई भी ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि तुझसे अब तक इतना इज्जत से पेश आ रहे हैं। चल मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे जैसे इंसान के साथ कैसे पेश आना चाहिए। चल। रोकिए ना उसे। इस तरह से बिना सबूत के हम किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? कौन बेटा? नहीं पापा, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। इसने चाची पर इल्जाम लगाया है और मुझ पर हाथ उठाने की धमकी भी दी है। इसको तो मैं बताता हूं। चल। और बेटा, बस जितना तूने बोलना था तू बोल चुका है। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। अरे तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। बस करो रोहन, बहुत हो गया। इस गवार ने ऐसा क्या जादू किया है तुम पर? इसने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर बन गई। अरे जिस पर इल्जाम लगाए उससे भी कोई कुछ पूछेगा कि नहीं? या फिर ये गवार डिसाइड करेगी इस घर में सबका भविष्य? बस करो मां, बहुत हो चुका। हमेशा आपको बिट्टो में कोई ना कोई कमी नजर आई है, इसलिए बेहतर होगा कि आज आप चुप ही रहे, क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। रोहन जी प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आप सबको कैसे समझाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया? ये सब तो बिट्टो और चाची का प्लान था। जिस दिन मैं इस घर में आया, ये जब से मेरे पीछे पड़े हुए। आपके कहने पे मैं घर से जा तो रहूं, फिर आपको क्या परेशानी बिट्टो जी? बोलिए, सारा काम आपने किया, इल्जाम मुझ पे लगा दिया। अस्कर, तूने जितना बोलना था मैंने भी चुपचाप सुन लिया, लेकिन एक शब्द अगर तूने और बहू के खिलाफ बोला ना तो मैंने तेरी जबान खींच लेनी है। तो फिर आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही है? आखिर मुझे क्या फायदा होगा रोहन जी की जान लेके? मैं क्यों रोहन जी को मारूंगा? क्योंकि मैंने तेरी चोरी पकड़ ली है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था पापा, ये ऐसा क्यों करना चाहेगा, लेकिन बाद में मुझे सीए का फोन आया। उसने मुझे बताया कि इसने कंपनी के पैसों में से 25 लाख रुपए का गबन किया है। इसलिए बार बार हिसाब मांगने पर भी मुझे हिसाब नहीं दे रहा था, और आज जब इसे पता कि पकड़ा जाएगा तो चुपचाप यहां से निकल जाना चाहता है। बोलो, अब बोलो कि रोहन भी झूठ बोल रहा है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए अभी, इसी वक्त। देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे जवाब दो। इस चोरी में भी विमी का हाथ है, इस चोरी में भी बिट्टू का हाथ है। बोलो। सर, रोहन जी बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा धोखा, कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। थोड़े से रुपयों के लिए तुमने मेरा विश्वास तोड़ डाला। ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी कि तुम इतना नीचे गिर गए? सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। माँ के इलाज के लिए जल्द से जल्द पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकालकर माँ का इलाज करा दूंगा। और फिर धीरे धीरे अपने पैसों में से कंपनी का सारा हिसाब चुका दूंगा। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने पैसों के लिए चोरी जरूर की है, लेकिन रोहन जी के साथ जो भी हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिर से झूठ। फिर से एक और झूठ। हाँ, अरे कम से कम अपनी माँ का नाम तो खराब मत करो। कहीं ऐसा ना हो जैसे आज तुम्हारी नजरें हम सबके सामने झुकी है, कल तुम उनसे नजरें मिला भी ना पाओ।
हमारे पास सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। फिर भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। हमने खुद सुना था उस दिन अपने कानों से कि तुम फोन पर किसी को खत्म करने की बात कर रहे थे। उसका क्या? बात करती जा रही। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। जरूर सुना होगा, और वो मैंने किसी काम को खत्म करने के लिए किया होगा। मेरी माँ के इलाज को लेकर पहले ही मुझ पर इतना कर्जा है, इसलिए लेनदार मुझे फोन करते रहते हैं। और जिन सबूतों के बारे में आप बात कर रही है, वो काला कपड़ा, वो तो मुझे वहां डाइनिंग टेबल के पास मिला था। और वो किताब, वो मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरे कमरे में कैसे गई। ठीक है, चलो, एक पल के लिए हमने तुम्हारे इस झूठ को सच मान लिया। लेकिन आज तुम रोहन जी के कमरे में क्यों आए थे? बताओ। मैं कमरे में नहीं गया था, मैं तो वहां अपने कमरे में था। नहीं, झूठ बोल रहे हो। तुमने चाकू से हम पर वार करने की कोशिश की थी। मैं आपको क्यों मारूंगा? क्योंकि हमारे होते हुए तुम रोहन जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए इसी हाथापाई में खुद वो चाकू तुम्हारे हाथ पर लग गया। जब मैंने आपसे कोई हाथापाई नहीं की तो मेरे घाव कैसे लगेगा? तो ठीक है, हाथ दिखाओ। दिखाओ हाथ। मैं अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है? हाँ, दिखाओ हाथ। हाथ दिखाओ अजय। इसके हाथ पे तो कोई निशान नहीं है बहू। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था सर, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर इसके हाथ पे निशान नहीं है तो फिर इस घर में फिर ऐसा और कौन है जो रोहन को मारना चाहता है? एक मिनट। ये हाथ तो दिखा दिया तुमने, अभी दूसरा हाथ दिखा दो। ये आप क्या मजाक कर रही है? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि वो आदमी मैं नहीं हूं। सर, ये सब झूठ बोल रही है। बहू वो पापा जी, हमारी बात सुन लीजिए, हमें तसल्ली हो जाएगी बस। तुम्हारी तसल्ली के लिए किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते हम लोग। मैं तो कहती हूं चलिए यहां से, बहुत हो गया ये तमाशा, और देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसका क्या है, कोई मरे या जिए, इसका तो बस मतलब पूरा होना चाहिए। एक आखिरी बार के लिए, आखिरी बार पापा जी, बस हमारी बात सुन लीजिए। रोहन जी आप कहिए ना, बस आखिरी बार। हमने खुद देखा था। जो कुछ तुमने किया अजय, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अरे कम से कम अपना दूसरा हाथ दिखाकर अपने पर दूसरा दाग लगने से तो बचा लो। रोहन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रोहन ठीक कह रहा है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं
तो घबरा क्यों रहे? दिखाओ अपना दूसरा हाथ। ये पट्टी हटा। पापा जी की जान बचाई थी तुमने, इसीलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं। याद रखना, आज के बाद दोबारा कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि अगर तू मेरे सामने आया तो अपनी जान गंवा बैठेगा। समझा तू? निकल। चलो बिट्टो। आप काली रात ढल गई है पुत्र। बस कल का सूरज किस हद तक गिर सकता है इंसान? आखिर भरोसा करे भी तो किस पर चलो, अजय के साथ साथ ये काले जादू का खतरा भी चला गया है। अब हमें रोहन जी के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ रोहन जी? ये काले जादू वाला नींबू तुमने अपने हाथ में लिया तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान ही निकल गई। नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, इसे और दबा देते हैं। दर्द हो रहा है? अभी? बहुत ज्यादा। अभी? कमाल करती हो यार, तुम्हें तो मेरी जरा से भी परवाह नहीं है, हैं? हाँ, फिक्र है, इसलिए तो हम आपको अच्छी तरह से समझने लगे। अच्छा जी, क्या बात है। और फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इस वक्त हमारे दिल में क्या चल रहा है। हाँ, अब तो और अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आपके दिल में क्या है। क्या बात है, तो देर किस बात की? अरे सुन, ठीक है, हंस लो तुम्हें जितना हंसना है। अरे मुझे तो लगता है तुम मुझसे ना प्यार ही नहीं करती हो। ठीक है, मैं भी ना अब किसी और से शादी कर लूंगा, तुमसे नहीं करूंगा। अच्छा, जब कोई मिल जाए ना तो हमें बता दीजिएगा। अरे बिट्टो रुको तो सही।
अरे मेरे कपड़े तो निकालती जाओ। अरे मुझे बाहर तैयार होके जाना है भाई। जिससे आपको शादी करनी है उसी से निकलवा लीजिएगा। लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम है, ये काम इतनी आसानी से थोड़े होते हैं। अरे भाई लड़की वगैरह भी तो ढूंढनी पड़ती है ना। चलिए ये काम भी आपके लिए कर लेते हैं। सविता, सविता। सविता को क्यों बुला रही है? अरे हमने सोचा कि लड़की देखने की शुरुआत हम घर से ही कर लेते हैं। देखो बिट्टो तुम। सविता, ओ सविता, रोहन जी के लिए ना तुम कपड़े निकाल। हाँ हाँ सविता, कपड़े वो मैंने कपड़े चाची को दिए थे शादी के लिए। तुम उनसे जाकर पूछ करो बनकर आया नहीं है। मैडम यही काम था। नहीं हमने। हाँ यही काम था। तुम जाओ जाओ जाओ। मैं आपकी बात आ रही थी। रोहन जी ने कपड़े। कैसे कपड़े? अरे अरे चाची जी खुद ही आ गई। सविता मैं चाची जी से खुद ही पूछ लूंगा। हाँ तुम जाओ जाओ। हो की रहा है? तू सविता से कपड़े मांग रहा है और बिट्टो पुत्र यहाँ खड़े खड़े हंस रही है। कुछ नहीं चाची जी, बस ऐसे ही। ये लीजिए आपके कपड़े। अब तो आप हमसे शादी करेंगे ना? यार मैं अभी शादी कर लेता हूँ। ओए बेशर्मो, जरा हम पे भी ध्यान दे दो। कुछ नहीं, नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। जवानी में सभी करते हैं ऐसा। हैं? क्या बात कर रही हो चाची? आप भी यही करती थी? चुप कर बेशर्म। चल बाँ ऊपर कर। अरे किस लिए? बिट्टो पुत्र बहुत परेशान हो गई थी। आज सुबह सुबह मैं खुद गुरुजी के पास गई और उन्होंने ये ताबीज तेरे बाह में बांधने के लिए कहा। और पता है ये भी बताया उन्होंने कि 1000 किलोमीटर दूर से भी ना कोई भी बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल बहुत काम है। अरे चाची। कामदी, कल मैंने एक बड़ा कमाल का सपना देखा। आई गॉड, मैं बताता हूँ। मैंने देखा कि एक बड़ा शानदार खूबसूरत राजमहल और उसमें राज दरबार लगा हुआ है और हमारा पूरा परिवार उस राज दरबार में बैठा हुआ है। लेकिन मुझे तुम कहीं भी नजर नहीं आई। मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढता रहा, बट यू आर नॉट देयर। इतने में कहीं से आवाज आती है कि होशियार, खबरदार, महारानी साहिबा पधार रही है। और हम सब की नजरें उधर मुड़ गई। हम लोग सब खड़े हो गए और उधर देखने लगे। हमने देखा कि एक खूबसूरत रौबदार महिला चली आ रही है। उनके चेहरे पर रौब, उनकी आंखों में चमक। और वो पता है कौन है? वो हमारी कामनी, वो हमारी बिट्टो है। एकदम फालतू और बकवास सपना था। और पहले आपने क्या कहा कि वहां पर हमारे परिवार के सभी लोग हैं, सिर्फ मैं नहीं। तो ये महारानी बिट्टो कैसे हो सकती है? हाँ हमारा परिवार। लेकिन तुम बिट्टो को हमारे परिवार में मानते कहो? लेकिन एक मिनट, कल रात को मैंने बिट्टो से जो कहा, कहीं वो सुन के तुम बिट्टो को हमारे परिवार में तो नहीं मानने लगी? मेरे परिवार का क्या, मैं तो उसे अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में जगह न दूं। सोच लो, सुबह का सपना हमेशा सच होता है कामनी। राज तो बिट्टो को चलेगा। राज माय फुट। और ये सब कहते हुए आपको बड़ा मजा आ रहा है? अरे नहीं कामनी, तो सपने की बात कर रहा था। चाय भाई साहब। क्या बात है परचाई जी, मतलब भाभी जी, आप सुबह सुबह मुंह फुलाए बैठी हैं। भाई साहब ने कुछ कह दिया क्या? तुम्हारे भाई साहब कहाँ कुछ कहते हैं,
उन्हें तो सपना देखने से फुर्सत मिले तो ना। सपना? अरे कल रात तो मैंने भी एक सपना देखा, बड़ा चंगा सा था। आपको पता है मैंने क्या देखा? मैं देख रही थी एक शानदार सा खूबसूरत सा राजमहल है, उसमें एक दरबार भी लगा हुआ है। और पता है परजाई जी, हम ना सभी है परिवार के, लेकिन इधर उधर ढूंढ रहे, सिर्फ आप नहीं थी। और तभी मैं आपको इधर उधर सब जगह ढूंढ रही थी, तभी जोर से आवाज आई, सावधान, होशियार, महारानी साहिबा पधार रही हैं। और उसके बाद तुमने देखा कि सामने से खूबसूरत रौबदार औरत चली आ रही है। हाँ जी परजाई जी। अच्छा, और वो औरत और कोई नहीं, बिट्टो है। हेलो, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। आपको कैसे पता? गुड मॉर्निंग। क्या बात है पापा जी, सुबह सुबह किस जोक पर इतनी हंसी आ रही है? बेटा तेरी माँ है ना, और ये तेरी चाची, ओ बड़ी मजाकिया है, कभी कभी कमाल का जोक मारती। लेकिन ये तो सुबह सुबह कहाँ जा रहा तैयार होके? वो क्या है पापा, अजय के जाने के बाद ऑफिस के काम पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया। पता नहीं कौन कौन से घपले करके क्या होगा, बस वही देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अभी तेरी शादी होने वाली है, उसके भी बहुत सारे काम पड़े, तू उसे निपटा, मैं ऑफिस के काम के लिए किसी और को बोल देता हूँ। नहीं पापा, अपना काम खुद ही देखना चाहिए, नहीं तो बार बार इस तरह लोग हमारा फायदा उठाते रहेंगे। तो जहां तक शादी की तैयारियों की बात है, बिट्टो कर लेगी, and I'm sure वो सब संभाल लेगी। आई नो बेटा, अरे जैसे बिट्टो जैसे समझदार पत्नी मिले, बस समझ लो उसका तो जीवन सुधर गया। जात देख लो, ये बहू की अच्छाइयों का ही नतीजा है। कल तक जो रोहन बहू को ही गलत समझ रहा था, आज उस पर कितना भरोसा कर रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, किसी की बुरी नजर ना लगे। नजर तो उसने लगाई है इस घर पर, हमारी जिंदगी पर। जब से आई है 2 दिन चैन से नहीं बैठी है इस घर में, कभी चोरी, कभी खून खराबा, पता नहीं क्या क्या हुआ है यहाँ पर। सब कुछ बदल गया इस घर में। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं नहीं बदलने वाली। और जब तक वो बिट्टो इस घर में है, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। और अगर आपको लगता है कि इस घर से मुसीबत चली गई है, तो आपकी सोच बहुत गलत है। देख लेना, बहुत जल्दी एक नई मुसीबत हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक देगी। ये नहीं बदलेगी। ला चाय दे। जो काम मैंने तुझे सौंपा था वो तुमने किया, बहुत अच्छा किया। पर अब तुझे ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाली अमावस को रोहन को भगवान भी नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बेवकूफ है सब। उन्हें लगता है कि
उन्होंने अपने दुश्मन को घर से निकाल दिया है, लेकिन उनका असली दुश्मन तो मैं हूँ। मैं रोहन को मारकर अपना बदला लूंगी। बस अमावस तक का इंतजार है। मैं लूंगी अमावस की रात रोहन की जान और तेरी मौत का बदला, और मिलेगी तेरी आत्मा को शांति। क्योंकि तेरी मौत ही मेरे अंदर की आग को ठंडा कर सकती है रोहन। इस बार चढ़ेगी रोहन की बलि। मैंने सोचा था मल्ल बिट्टो, तुम चाहे कितना भी व्रत रखो, पूजा पाठ कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे मांग में जो ये उधार का सिंदूर भरा है ना तुमने, उसे मिटने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम विधवा थी, विधवा हो और विधवा ही रहोगी। मेरे बदले की आग के लिए चाहे किसी की भी बलि क्यों ना चढ़ानी पड़े, पीछे नहीं हटूंगी, कभी नहीं हटूंगी। पहले उस अजय की बलि चढ़ी और अब तुम्हारी। अजय चीख चीख कर वो अपनी सच्चाई बता रहा था। उसने कुछ भी नहीं किया। वो यही बता रहा था कि उसे मैंने ही भेजा था स्टोर रूम। सच ही तो कह रहा था। बिट्टो, तुम्हें यह यकीन हो गया था कि रोहन में कोई काला जादू कर रहा है, और मैं ये भी जानती थी कि तुम आज नहीं तो कल मुझ तक पहुंच ही जाओगी। इसलिए मैंने अजय को अपने जाल में फंसाया। अजय पे शक तुमने किया, मगर वो काम वो मेरे आए। मैंने जानबूझकर तुम्हें नीचे भेजा और खुद चली गई अजय के कमरे में उसे बुलाने के लिए। अजय अपने कमरे में नहीं है, तो है कहाँ? ये अजय कहाँ चला गया इतनी रात को? कहीं सचमुच वो घर छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं, इस तरह तो मेरा पूरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या कहूंगी बिट्टू को? अरे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? उत्तर, मैं तेरे पास ही आई थी, कुछ बात करनी थी मुझे। अभी और कुछ करना बाकी है क्या? तंग आ गया हूँ मैं आप सबके ये इल्जामों से और शक से। ना पुत्र, मुझे तुझ पे शक? ना, वो तो बिट्टो है। दरअसल पुत्र, मुझे लगता है वो तुझे गलत ही समझती है। तो आप सब अभी बताने आइए। हाँ, और ना मुझे तुझसे कुछ काम भी था। पुत्र जी, इसमें इतने घबराने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान निकालना था जो काफी ऊपर रखा हुआ है, और ना मुझे डर भी लग रहा वहां जाने से। ये सभी लोग सो गए हैं, इसलिए मैं तेरे पास चली आई। तू मेरे साथ चलेगा? तू चलेगा ना मेरे साथ? ठीक है, चलिए। देख, अब तुझे मैं अपनी चाल में कैसे फंसाती हूँ। बस अजय, देखता रह। पुत्र जी, ये यहाँ पे क्यों है? इसे तो डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए ना?
तो मैं लाया था, मुझे भूख लग रही थी तो। तो लेकिन 2-4 लेके आना चाहिए था, और तूने कुछ खाया भी नहीं अभी तक यहाँ से। ये क्या किया आपने? सॉरी पुत्र, लगा तो नहीं तुझे? दिखा, मुझे हाथ दिखा। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे रखती हूँ और तू जा स्टोर रूम में, मैं आ रही हूँ। और वही हुआ जैसा कि मैंने चाहा। अजय बार बार मुझ पे उंगली उठाता रहा और तुमने भरोसा किया अपने प्यारी चाची जी पर। अब आगे भी वही होगा जैसा कि मैं चाहूंगी। सब कुछ मैं करूंगी और तुम खड़े होकर ये सोचती रहोगी कि रोहन के साथ ये सब क्या हो रहा है। अजय को कसूरवार ठहराया तुमने और सजा मिलेगी रोहन को। बिल्कुल वैसे ही जैसे गलती किसी और ने की थी, सजा तुझे मिली। बहुत भरोसा किया था मैंने उन लोगों पे, लेकिन उन लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। छीन लिया तुझे मुझसे। गूंज रही है मेरे कानों में गोलियों की आवाज, गूंज रही है मेरे कानों में गोलियों की आवाज, गूंज रही है। मैं भी छीन लूंगी उनसे उनके रोहन को। मैं तेरा बदला लूंगी, जरूर लूंगी तेरा बदला, ताकि तेरी आत्मा के साथ साथ मुझे भी शांति मिले। सजा देना उन लोगों को। रोहन मरेगा, जरूर मरेगा, और मेरी अंदर की आग तेरी मौत से ठंडी होगी। रोहन, तेरी मौत से तड़प तड़प के रोहन मरेगा, और तड़पेंगे उसके घर वाले, जैसे कि मैं तड़पती हूँ तेरे लिए। ओम श्रीं फट स्वाहा। ओम श्रीं फट स्वाहा।
तूफान को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तूफान किसी के दिल से निकल रहा हो। पता नहीं आज भगवान नाराज है किसी से या आज कोई भगवान से नाराज है। जो भी हो, ये संकेत शुभ तो नहीं लगते। कहीं इस तूफान के कदम हमारे घर की ओर तो नहीं है। हे भगवान, रक्षा करना हमारे घर और परिवार की। हमें इतनी हिम्मत देना कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, हम अपने रिश्ते समेट कर रख सके। बहुत भरोसा करते हो ना मुझ पर? अच्छा है, यही भरोसा रोहन की मौत का कारण बनेगा। और उसकी शुरुआत भी हमने कर दी है बिट्टो, उसकी शुरुआत कर दी है हमने। रोहन के हाथ में ताबीज बांधकर। वो ताबीज गुरुजी ने रोहन की जिंदगी के लिए नहीं दी थी, बल्कि मैंने वो ताबीज रोहन के मौत के लिए बांधी है। अब हर वक्त, हर समय रोहन की मौत उसके साथ चलेगी। रोहन जी, अरे क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर गई? हाँ, तुम्हें क्या लगा? कि किसी भूत ने आके तुम्हें पीछे से जकड़ लिया? अभी तुम्हें डरने की नहीं, मुझसे प्यार करने की जरूरत है। यह आपसे कहने की जरूरत है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा जी, तो फिर महसूस करो इन हवाओं को। अब समझने की कोशिश करो इस खामोशी के एहसास को। सुनने की कोशिश करो इस खामोशी को। इसी खामोशी को सुनने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन पता नहीं इस खामोशी में किसी के दर्द का शोर सुनाई दे रहा है। क्या पता वो शोर ना हो। शायद मेरे दिल की धड़कन हो जो तुमसे कुछ कहना चाहती हो। आपके दिल की बात हमें सुननी नहीं पड़ती, महसूस कर लेते हैं हम। तो फिर हमारे बीच में ये दूरियां क्यों? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में इतनी भी दूरी ना हो कि खुद दूरी चाहे भी तो हमारे बीच में जगह ना बना सके। हमें अपने पास आने दीजिए।
फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं फट स्वाहा। बस तुम्हारी साधना संपन्न हुई और इस साधना का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो ताबीज बांधकर तुमने अपने दुश्मन की मृत्यु की नींव खोद दी। अब उसके मृत्यु के दिन की गिनती शुरू कर दो। में 12 सुइयां लगी हुई है, क्योंकि आज से 12 दिन के बाद अमावस्या है। तुम्हें इस नींबू को रोहन के कमरे में छिपाना होगा और जैसे जैसे एक एक दिन बीतते जाएंगे तुम्हें इस नींबू से एक एक सुई निकालनी होगी। 12 दिन बाद इस नींबू की सारी सुइयां निकल जाएंगी तो समझ लेना कि तुम्हारे दुश्मन की जिंदगी उसके शरीर से निकल जाएगी। रोहन, सिर्फ 12 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के। जी ले जितना तू जीना चाहता है। बस गिनी चुनी सांसें हैं तेरे पास, क्योंकि आने वाली अमावस की रात तेरी आखिरी रात होगी रोहन, आखिरी रात, आखिरी रात। अरे बिट्टू, एक फोटो फ्रेम ही तो है, तुम इसके टूटने पर इतना क्यों घबरा रही हो? पता नहीं क्यों रोहन जी, इसके गिरने से ऐसा लगा कि कोई नया डर हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। तुम भी ना खामखा डर गई हो। शायद मलिका और अजय ने जो कुछ इस घर में किया उसकी वजह से। लेकिन बिट्टू, अब वो लोग इस घर में नहीं है, जा चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमारा प्यार और हमारे बीच का ये रिश्ता जिंदा है। इससे ज्यादा अच्छा और शुभ हमारे लिए क्या हो सकता है, बोलो? वैसे जो कुछ भी तुम कह रही हो ना, वो एक तरह से ठीक भी है।
अरे अपशगुन तो किया है इस फोटो फ्रेम ने, अब तुम ही देख लो। इसने हम दोनों को नजदीक आने से रोक दिया। पहली बार तो तुम मेरे इतने करीब आई थी कि मैं तुम्हारी सांसें और उनमें गूंजता हुआ अपना नाम सुन सकता था, लेकिन नहीं, इससे हमारी खुशी देखी नहीं गई। अरे ये फोटो फ्रेम नहीं टूटा है, ये मेरे दिल के अरमान टूटे हैं। और तुम हो, मुझसे ज्यादा इस फोटो फ्रेम की फिक्र है तुम्हें। रोहन जी, आपको हर बात पर मजाक ही सूझता है। शायद आपके लिए इन नजदीकियों की कुछ पल ज्यादा मायने रखती है, लेकिन हमारे लिए नजदीकियों से ज्यादा आपकी जिंदगी की फिक्र है। क्या आपके लिए प्यार का मतलब सिर्फ ये नजदीकियां ही है? ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम्हें प्यार भरा हर वो पल लौटाना है जो मलिका या शायद किसी और वजह से तुमने खो दिया है। तुम्हारे करीब आने का मतलब तुम्हें यकीन दिलाना है कि आज के बाद हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। और मेरे लिए प्यार का मतलब तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल जीतना है। वो दिल जिसमें मेरे और मेरे परिवार के लिए जितना प्यार है, उतनी ही चिंता भी है। लीजिए भाई साहब, जूस पी लीजिए। बड़े खुश नजर आ रही है आज। असली खुशी तो 12 दिन बाद होगी मेरे चेहरे पर, सिर्फ मेरे चेहरे पर, क्योंकि आप सबकी चेहरों पर तो उदासी और आंखों में आंसू होंगे। बरसों की तमन्ना जो पूरी होने जा रही है। कौन सी तमन्ना? रोहन पुत्र का ब्याह भाई साहब। लेकिन वो दोनों है कहाँ? दोनों सो रहे होंगे और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे होंगे, और मैं जाके उनके सपनों को तोड़ दूंगी। ये क्या कह रही है तुम? दोनों आने वाली जिंदगी के बारे में सपने देख रहे होंगे। नहीं, इसके आगे क्या कहा तूने? उनके सपनों को तोड़ दूंगी। बेबी, तू ऐसा कैसे कह सकती? तू तो हमेशा... ओफो भाई साहब, लगता है आजकल आप जासूसी नॉवल कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हैं। अब वो लोग सो रहे हैं और मैं उन लोग को जगाने जा रही हूँ, तो उनके सपने टूटेंगे ना अगर मैं जगाऊंगी तो। आई एम सॉरी बेबी। अब मैं भी ना, अब पिछले दिनों घर का माहौल ही कुछ ऐसा था ना बेबी। अब तू तो जानती है ना सब कुछ। हाँ भाई साहब, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने ही तो मतलब मैंने तो सब देखा ही है ना। और आप चिंता ना करिए, रब जी से कहकर मैं सब ठीक करवा दूंगी। हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है। हम जानते हैं कि रोहन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी तक हम उन्हें अपना सच नहीं बता पाए हैं। कहीं उस फोटो फ्रेम का गिरना, यूं नजदीक आते हुए एक दूसरे से दूर हो जाना, कहीं ये किसी आने वाली मुसीबत की तरफ कोई इशारा तो नहीं है? क्या अजय के जाने के बाद भी रोहन जी की जिंदगी को किसी से खतरा है? ये अरे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हैं आप? ये आपके और रोहन भैया की शादी के इनविटेशन कार्ड्स हैं। सॉरी, ये आपके और रोहन भैया की शादी के निमंत्रण पत्र हैं। मैंने कुछ पसंद किए हैं, अब आप देख लीजिए और मुझे बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा कार्ड पसंद है। लीजिए, पढ़िए ना भाभी।
रिया, हम इसमें क्या कहें? जो आप सबको पसंद है वही हमें पसंद है। अरे उन्हें खोलिए, पढ़िए, अच्छे से देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन सा कार्ड पसंद है। लीजिए पढ़कर बताइए, बताइए, पढ़िए भाभी। वो रिया, हम इन्हें कैसे पढ़े? हमारा मतलब है कि तुम अपने भैया से ही पूछ लो, वो बता देंगे। हाँ भाभी, मैं सॉरी भाभी, मैं वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैं तो बस कार्ड्स। अच्छा, अब मैं ये कार्ड्स पढ़ती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा कार्ड पसंद आया। भाभी, एक बात कहूँ भाभी? बोलो। भाभी, मैं नहीं चाहती कि आगे आपको कभी भी किसी के भी सामने इस बात की वजह से शर्मिंदा होना पड़े कि आपको पढ़ना नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ना सीखें। मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप पढ़ेंगी। हाँ रिया, जरूर पढ़ेंगे हम। पता है रिया, हम बचपन से ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिसका बचपन ही खो गया उसे ये पढ़ाई कैसे मिलती? कैसे मिलती? लेकिन आज तुम्हारी मुंह से ये बात सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन रिया, क्या हम पढ़ पाएंगे? हमारा मतलब है कि इस उम्र में सब क्या कहेंगे? सब क्या कहेंगे, आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आपने कहा ना कि ये आपका बचपन का सपना है, तो बस फिर फैलाइए अपने परों को और उड़ जाइए आसमान में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो बताइए, कब से पढ़ाई शुरू करें? आज से? अरे मैं तो कहती हूँ अभी से पढ़ाई शुरू करते हैं। भाभी, एक काम कीजिएगा, आप ये बात रोहन भैया को बिल्कुल मत बताइएगा। पता है, आप अचानक से एक दिन जब ये बात रोहन भैया को बताएंगे ना, तो उनकी आंखों में भी बिल्कुल ऐसे ही खुशी के आंसू होंगे जैसे इस वक्त आपकी आंखों में। ठीक है। बल्कि रोहन भैया को ही क्या, मैं तो कहती हूँ हम ये बात घर में किसी से भी नहीं बताएंगे, चाची को भी नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर आप इन्हें देखिए, मैं अभी गई और अभी आई। ओए पुत्र, तू क्या छिपा रही है मुझसे? मैं कुछ नहीं चाची, देखो कुछ भी नहीं। पुत्र, इस घर में मुझसे अच्छे तरीके से कोई कुछ नहीं छिपा सकता है, और अगर कोई कुछ छिपा ले और मेरी नजरें उसे ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी भी कमजोर नहीं हुई है मेरी आंखें
वैसे तो मैं ये बात आपसे छुपाना चाहती थी, मगर अब आप मुझसे कह ही रही हैं तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। हाँ बोल। चाची मैं कह रही थी कि चाची मैं कह रही थी कि अब आप बुढ़ी हो गई हैं, उम्र हो चली है आपकी। अब देखिए ना, ये शक करना, इतना ज्यादा सोचना और इस तरह से सवाल करना, ये सब इसी के लक्षण हैं। चुप कर रिया की बच्ची। अरे बुढ़ी होगी तेरी। हाँ, मेरी कौन? मेरी परजाई जी। अभी तो मैं जवान हूँ, गुले से ताने हूँ। ये सारी बातें छोड़, चल दिखा दे मुझे अपना हाथ। क्या छिपा रही है तू? अपनी चाची को नहीं दिखाएगी? नहीं चाची, मैं सच कह रही हूँ। अरे बाप रे, आप अपना चेहरा तो देखिए, आपके चेहरे पर कितनी सारी लकीरें आ गई हैं। और आपका माथा, उस पर तो कितनी बड़ी बड़ी लकीरें बनने लगी हैं। चाची, आप एक काम कीजिए, आप ये सारी चिंता विंता छोड़ दीजिए और जाके गाजर का जूस पीजिए। मुझे भाभी से काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बाय चाची। यहाँ बैठिए, ये आप मुझे दीजिए और इसे पकड़िए। हम आज से ही आपकी क्लास शुरू करेंगे। भाभी, लोग हमेशा अपने शुभ काम की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करते हैं, तो हम भी भगवान का नाम लेकर ही आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। नहीं मतलब? रिया, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हम उनके नाम से शुरू करना चाहते हैं जिनका प्यार हमें ये भरोसा दिलाता है कि भगवान है। इसीलिए हम सबसे पहले रोहन जी का नाम लिखना सीखना चाहते हैं। वाओ, हाउ रोमांटिक। भाभी, आपकी तो हर बात में भैया के लिए कितना प्यार झलकता है। लकी है मेरा भाई। तो ठीक है, फिर हम लोग भैया के नाम से ही शुरुआत करते हैं। पेन लीजिए। गुड मॉर्निंग पापा। अरे रोहन, आओ बेटा। अरे क्या सुबह सुबह तैयार होके कहाँ चले? ऑफिस जा रहा हूँ पापा, और उसी बारे में आपसे कुछ बात करने आया था। लो, मैं समझा था कि शादी की तैयारी के बारे में कुछ बात करने आए। अरे उसके लिए आप सब लोग हैं ना, और मुझे पूरा भरोसा आप लोग जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा। तो ठीक है, ऑफिस का काम भी जरूरी है, लेकिन शादी की तैयारी भी तो तुम्हें और बहू को मिलकर करनी है, हैं? होटल की बुकिंग, केटरर्स वगैरह, बाद में ये सब मिलेंगे नहीं बेटा। शादी का सीजन जो चल रहा है। पापा डोंट वरी, वो सब भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो ऑफिस का थोड़ा सा काम बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ला बताओ। ये फाइल लेकर आया था, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए थे आपसे कुछ। ताबीज तो मैंने बांध दिया है, लेकिन ये अभिमंत्रित नींबू कहाँ रखूं, कैसे रखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जा रही हो? ये रोहन जी के कपड़े हैं, कमरे में रखने जा रही। यही सही मौका है रोहन के कमरे में जाकर वो अभिमंत्रित नींबू रखने का। लाओ, ये कपड़े तो मुझे दे दो, मैं रोहन के रूम में रख दूंगी। तुम किचन का कुछ काम कर लो। जी। चाची जी, शुक्र है ये नीचे नहीं गिरा,
वरना इस बार तो इस बिट्टू को मुझ पर शक हो ही जाता था। अरे बिट्टू पुत्र, तू यहाँ? हमें तो आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्यों? हमारा मतलब है कि आपको कुछ काम है? नहीं पुत्र, धोबी रोहन के कपड़े देकर गया था, मैं बस वही रखने आई थी। अब देखना, रोहन पुत्र भी ना ये अलमारी कैसे कैसे करके रखा है, पता नहीं क्या क्या भर के रखा है। अब कुछ सही जगह बनानी पड़ेगी। अब मैं इसे कहाँ रखूं? आप सही कह रही है चाची जी। ये रोहन जी भी ना, ये आदत उनकी बहुत खराब है जो हमें सुधारनी पड़ेगी। पहले सारी चीजें यहाँ वहाँ रख देते हैं और फिर हमसे पूछते रहते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। रोहन जी भी ना, अब देखिए ना चाची जी, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं पर उनको याद नहीं है कि उन्होंने अपना पर्स कहाँ रख दिया। अब अगर वो ढूंढेंगे तो इस जन्म में उनको अपना पर्स नहीं मिलेगा, इसलिए हमसे कह दिया कि हम उनका पर्स ढूंढ के देते। ये भी ना, अब कहाँ से शुरू करें? हमें लगता है अलमारी में होगा, है ना चाची जी? नहीं सर, मुझे कैसे मालूम होगा? कोई बात नहीं चाची जी, हम देख लेते हैं। आप जरा इधर आइए ना। कहीं ये बिट्टू इस ड्रॉअर को ना खोल ले। उसने वो नींबू देख लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये कहीं नहीं मिल रहा है, ये सही है। ये खोए और ढूंढे हम। ये भी ना, अब बस यही बचा है। हम भी ना, हमें सबसे पहले यही देखना चाहिए। देख लेना चाचा जी, ये पर्स यही रखा होगा, इसी दराज में। पुत्र जी, मुझे लगता है कि इस तरह से रोहन की आदतें खराब हो जाएगी। उसे कह कि अपना काम वो खुद ही कर ले। एक बात कही चाची जी, वो तो खुद आ रहे थे, लेकिन हमने ही कहा कि हम लेकर आए। लेकिन सच कहे तो हमें अच्छा लगता है उनका काम। तो ठीक है पुत्र जी, मगर आप ही कहती है ना चाची जी कि अपना काम सब करते हैं, लेकिन दिल को असली खुशी तो दूसरों के काम आने पर होती है। बिट्टू तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। ये नींबू इसके हाथ लग गया तो मेरी हर कोशिश बेकार हो जाएगी। What happened? ये पर्स यहाँ पड़ा है और हमने सारी अलमारी छान मारी। हम भी ना। ठीक है, अब जाकर उसे ये पर्स दे आ और उसे मेरी तरफ से अच्छी तरह से डांट लगाना। और ये भी कहना, छोटा सा पर्स तो संभाल ही नहीं पा रहा है, तुझे जिंदगी भर कैसे संभालेगा? रोहन जी, आपका पर्स। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या है कि कल कुछ बाकी रह गया था, सोच रहा हूं कि आज पूरा कर दूं। और वैसे भी ये तो इन आंखों के साथ ना इंसाफी होगी ना। कोई इनमें झांके
डूबने से बच जाए। हमें जाने दीजिए शायर साहब, कोई देख लेगा यहाँ पे तो। अरे कोई देख लेगा तो क्या, अपनी आंखें बंद कर लेगा। और वैसे भी रानी साहिबा, आपको ब्याह कर ला रहे हैं, भगा कर नहीं। लेकिन हाँ, इस बार अगर भगा कर भी ले जाना पड़ा ना, तो ये बंदा पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि अब एक बात तो तय है कि जिंदगी गुजरे तो तेरे साथ, या फिर ये सांसें यहीं रुक जाएं। भाभी वो अरे रिया, तुम अभी ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपनी भाभी से कहने आई और मुझे देख के अचानक चुप हो गई? हाँ बोलो। नहीं भैया, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा जी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ? ये जो आजकल तुम भैया भैया कम और ये भाभी भाभी ज्यादा करने लग गई हो ना, जरूर इसके पीछे कोई बात है। मुझे भी बताओ यार। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आजकल जो मैं अपनी भाभी को ज्यादा पूछती हूँ, आपको इस बात से जलन होने लगी है। क्या जलन? और मुझे? अरे जले मेरे दुश्मन, मैं कोई जलता वलता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। बेबी। हाँ भाई बिल्कुल। तो फिर ठीक है भाभी, आप मेरे साथ चलिए। अरे आइए। रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? क्या है ना कि वो रिया, मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है। तू एक काम कर, वो अंदर जाके जलन वाली ट्यूब ले। क्या क्या करना यार, जलन हो रही है भाई मुझे, जाके वो जलन वाली लेकर आना ट्यूब। जाओ जाओ जल्दी जाओ, आराम से लेकर आना, जल्दी नहीं है मुझे। अच्छा रिया चली गई। अरे लेकिन एक बात बताओ, ये तुमसे कहने क्या आई थी जो मुझे देखकर अचानक चुप हो गई? हाँ उसे रहने दीजिए ना, ये लड़कियों की बात है। लेकिन रोहन जी, इनसे भी ज्यादा जरूरी बात है आपके जानने के लिए। लेकिन वो सब बातें बाद में, ये जो लड़कियों वाली बात है ना, ये मैं पहले जानना चाहता हूँ। लड़कियों वाली बात बताओ ना। रोहन जी, हम आपको हमारे अतीत के बारे में बताना चाहते हैं। क्या यार, कमाल करती हो तुम भी, पूरे बने बनाए मूड पे पानी फेर दिया। अरे मैंने सोचा था कि तुम अपने दिल का हाल बयां करोगी, जोर से मुझे गले लगाकर कहोगी, रोहन जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम छोड़ो यार। ये कहने की जरूरत है? आप तो जानते हैं ना रोहन जी, शायद आपको ये सब मजाक लग रहा हो। हम सचमुच चाहते हैं कि एक बार आप हमारे अतीत के बारे में जान लें। ये मजाक नहीं है। देखो बेटा, मैं वो इंसान नहीं हूं जो अपने अतीत में जीता है। मैं वो इंसान हूं जो अपने आज में जीता है और आने वाले कल के बारे में सोचता है। और मेरा आज और मेरा आने वाला कल तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा है। उसके कुछ मायने नहीं। मेरे लिए इतना जरूरी है कि तुम आज भी मेरे साथ हो और जिंदगी भर मेरे साथ ही रहने वाले। इसलिए आज के बाद ना तो हम एक दूसरे के अतीत के बारे में पूछेंगे और ना ही कभी एक दूसरे को अपने अतीत के बारे में बताएंगे। और एक बात और जान लीजिए बिट्टो जी, अब आपका हमसे जुदा होना नामुमकिन। एक बार। अरे बाबा, शादी हो रही है हमारी, और इस बार पूरी ऑफिशियल, पूरे कागज पत्र के साथ। अरे हाँ, शादी से याद आया कि शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है ना हम दोनों को।
पापा जी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों पर डाली है। मैं एक काम करता हूँ, आज शाम को ऑफिस से मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना, दोनों जाके होटल वगैरह की बुकिंग करवा लेंगे हमारी पसंद से। मैं चलता हूँ यार, तुम्हारे चक्कर में खड़ा रहना तो मैं और लेट हो जाऊंगा। क्या कहा आपने? अरे मैं हमारे चलता हूँ। चक्कर में? तुम तैयार रहना, मैं बस ऑफिस यूं गया और यूं आया। बाय बाय। मैं वो इंसान नहीं हूं जो अतीत में जीता है। मैं वो इंसान जो अपने आज में जीता और आने वाले कल के बारे में सोचता। और मेरा आज और मेरा आने वाला कल तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा। विक्टर ने वहां आकर सारा काम खराब कर दिया। बस एक मौका मिल जाए नींबू को सही जगह छिपा के रखने की, ताकि किसी की नजर ना पड़े, खास तौर पे उस बिट्टो की। जब तक वो इस घर में है, रोहन के कमरे में जाकर कोई भी काम नहीं कर सकते। विम्मी, ये क्या? अब तक खाना नहीं बना? तुम्हें हो क्या गया है विम्मी? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? गॉड, कोई तो काम वक्त पर किया करो। आ गई परेशान अब्बा, फिक्र मत कीजिए परजाई, चाहे कुछ टाइम पर करूं या नहीं करूं, लेकिन रोहन के बाद आपको बराबर टाइम पे ही खत्म करूंगी। एक ही बार में सारी परेशानी खत्म। अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? मुझे मारने का प्लान बना रही हो क्या? हाँ। क्या? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि खाना वक्त पे लग जाएगा। सब समझती हूँ मैं, तुम सबकी आंखों का कांटा बन चुकी हूं मैं इस घर में। मेरा तो जीना मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पर। तुम सबको ठीक नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। खाना जल्दी लगाओ। आज तो भैया को पता चल ही जाता और हमारा सारा सरप्राइज चौपट हो जाता। नहीं भाभी, वैसे भाभी, मुझे नहीं लगता हम रोहन भैया से ये सच ज्यादा दिन छुपा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे से रोहन भैया आजकल पूरा दिन आपसे चिपके जो रहते हैं। भैया की बच्ची, ठीक है, जब तुम्हारी बारी आएगी ना, तब हम तुमसे पूछेंगे। आई आई, हाय भाभी, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। वैसे इसका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो उससे पूरा दिन चिपकी रहूंगी। अच्छा, कर ले, जितनी बातें करनी है कर ले, अगर जब वो आएगा ना, तब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, पता है हमें। अच्छा ठीक है, आपको पता है ना, हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें जल्दी से पढ़ाई शुरू करनी है। आपको लिखना जो सीखना है, चलो ये देखो भाभी, ये है र, रोहन का र, और इस पर हमने ये लगाई ओ की मात्रा। अब ये ह और इसके साथ न, यानी रोहन। अरे भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं होगा, मेरे साथ लिखिए, तब आएगा। आइए, हाथ दीजिए। मेरा हाथ नहीं, पेन, ऐसे। इस बिट्टो की शय पर विम्मी भी आजकल बहुत उड़ने लगी है। कोई बात नहीं, मुझे भी इनके पर काटना अच्छी तरह से आता है। एक एक करके इस गवार ने सबको अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन वो चाहे जो भी कर ले, इस घर में मेरी जगह तो वो ले नहीं सकती। अरे रोहन, तुम
तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस से वापस आ गए? वो क्या है माँ कि पापा ने कहा था शादी वगैरह के लिए होटल की बुकिंग करवानी है, बस इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। मैं और बिट्टो जा रहे हैं होटल की बुकिंग करवाने के लिए। अरे बेटा, तुम कहाँ इसे 5 स्टार होटल दिखा रहे हो? दिखाना ही है तो कोई तंबू वगैरह दिखाओ, या फिर वो सड़क के किनारे स्टॉल्स लगे तो वैसी जगह दिखाओ। वैसे भी इससे अच्छा इसने देखा क्या होगा? हाँ। अरे बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। अब अगर इतनी शानदार होटल देखकर ये बेहोश हो गई तो इसे उठाकर कहाँ डॉक्टर ढूंढते फिरोगे? नहीं माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिट्टो बेहोश नहीं होगी। बल्कि बिट्टो आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुझे डर लग रहा है कि बाहर लोग इसको देखकर कहीं बेहोश ना हो जाए। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना माँ? बल्कि मैं तो कहता हूं कि आज आप खुद ही इसे काला टीका लगाकर ही बाहर भेजिए। चले हम? हाँ जी जरूर, चलते हैं। इसमें से आज पहली सुई निकालकर मैं तुम्हारे ताबूत में पहली कील ठोकूंगी रोहन। अब तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे मौत के बीच सिर्फ 11 दिनों का फासला है। सिर्फ 11 दिन। और मैं होटल मुझे कुछ खास जमा नहीं। तो रोहन कपूर और बिट्टो की शादी है, दिल्ली के बड़े बड़े लोग आएंगे, बस शादी की जगह भी शानदार होनी चाहिए। हाँ एक सेकंड, आपका गुलाम हाजिर है, आइए। बैठो ना, क्या हुआ? बिट्टो, बिट्टो, क्या हुआ बिट्टो? बिट्टो आंखें खोलो, आंखें खोलो बिट्टो। बिट्टो, बिट्टो।
बैठिए प्लीज, रिलैक्स, बैठो। डॉक्टर साहब, बिट्टो। घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर कपूर, इस हालत में ऐसा होता है। किस हालत में डॉक्टर साहब? मैं कुछ समझा नहीं। बिट्टो ठीक तो है ना? हाँ, मेरा मतलब है खुशखबरी आपके लिए। आपकी पत्नी माँ बनने वाली। लेकिन डॉक्टर ये बिल्कुल सच, आप पिता बनने वाले हैं। यस, मैं पापा बनने वाला हूँ। बिट्टो बिट्टो, सुना तुमने? मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे मैं पापा बनने वाला हूँ। मिस्टर कपूर, ये क्लिनिक है। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आज। बिट्टो, बहुत खुश हूँ मैं। तुम जानती नहीं हो, तुमने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा कि मैं बस आज के बाद हम सब साथ रहेंगे। मैं, तुम और मेरा बच्चा। और हमारा बच्चा बिट्टो, हमारा बच्चा। अब हम आपको कैसे बताएं रोहन जी कि ये बच्चा आपका नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आज से आप समझ लीजिए कि मैंने इनकी एक्स्ट्रा केयर शुरू कर दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। पूरे शहर का मुंह मीठा होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, लेकिन हाँ, अरे पार्टी होगी, बहुत बड़ी पार्टी होगी। हाँ। ओके ओके। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगी और फिर भी उस बात पर पार्टी दी जा रही? तो दरअसल में शर्मा जी खुशखबरी सुना रहे थे कि उनकी बीवी उन्हें छोड़ के भाग गई। आपकी तो नहीं गई है ना? अब खुद को खुशी ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आदमी दूसरों की खुशी में भी शामिल ना हो। क्या? तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? अरे कामनी, तुम क्यों गुस्सा हो रही? भगवान ये खुशी हर एक को थोड़ी ना देता है। अरे ये क्या? भूख को क्या हुआ बेटा? वो क्या है ना पापा कि बिट्टो के पाँव में मोच आ गई है। बात तो इतनी खुशी की है पापा कि आप भी खुशी से उछल जाएंगे। चले मैडम, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं? आराम से, धीरे धीरे जाओ।
सास हुई हमारे। अरे कौन है? अरे सुन, वाह, क्या कहने आपके बहू के। क्या बात है, आज दोनों सुबह सुबह तैयार होके? कोई खास बात है? नहीं नहीं पापा जी, वो क्या है कि शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, बहुत सारे काम हैं, बस वही तैयारियां करने जा रहे हैं हम लोग। मुझे तो कोई खास बात लग रही है, अब बता भी दे पुत्र। बिल्कुल सही कहा चाची आपने, बात तो खास ही है, लेकिन आने के बाद बताओ, अभी कुछ नहीं। कृष्ण, क्या हुआ बेटो, तुम रुक क्यों गई? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रोहन जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ ठीक नहीं हो रहा है? अरे क्या कह रही हो तुम? अरे भाई, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, हमारी जिंदगी में एक खुशी आने वाली है, इससे ज्यादा बढ़कर खुशी की और बात क्या हो सकती है हम दोनों के लिए? गलत आप नहीं है रोहन जी, ये हालात गलत है। हम नहीं जानते रोहन जी कि क्या तब भी आपके चेहरे पे यही खुशी होगी जब आपको सच पता चल जाएगा? क्या तब भी आप इसी भरोसे से हमें और हमारे इस बच्चे को आशीर्वाद दिलाएंगे अपने माँ जी से जब आपको ये सच पता चल जाएगा? लेकिन हम इस विश्वास के साथ कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते हम। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो बेटो? आज हम आपको सच बताना चाहते हैं, सिर्फ सच बताना चाहते हैं आपको। सच? कैसा सच बेटो? हमारे और हमारे इस बच्चे का सच। मैं तुम्हारे इस डर को समझ नहीं पा रहा हूं बिट्टो। तुम कहना क्या चाहती हो? ये बच्चा मेरा ही है ना बिट्टो? हाँ? नहीं रोहन जी, ये बच्चा आपका नहीं है, नहीं है ये आपका बच्चा। आपकी पत्नी माँ बनने वाली, आप पिता बनने वाले। रोहन और बहू आए नहीं अभी तक। अब अगर इतनी फिक्र हो रही थी तो खुद ही साथ चले जाते। शादी की तैयारी माय फुट। क्या बात है बेटा, मगर कुछ कहे सुने जा रहे? कोई बात नहीं है पापा। बेटा,
अभी वक्त है, संभल जाओ। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी का घर उजाड़ने पे तुली हुई हो। अरे शुक्र करो जो ऐसी बहू मिल गई। कोई टेढ़ी बहू मिली होती ना, जो 30 साल में मैं नहीं कर पाया वो 2 दिन में कर देती। आपकी पत्नी माँ बनने वाली। अच्छा आपका नहीं है। रोहन जी, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम चुपचाप यहां से चली जाओ, क्योंकि इस वक्त मैं खुद क्या कर बैठूंगा ये मैं भी नहीं जानता। जाओ यहां से, जाओ। चाची जी, चाची जी, रोहन जी हमें गलत समझ रहे, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। ओए पुत्र, ये प्यार है, कोई धूल मिट्टी थोड़ी ना है जो हाथ मारी और साफ हो गई। हम जानते हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी है और इसे हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हम माँ होने का फर्ज जरूर निभाएंगे और अगर रोहन जी को हमें अपनाना है तो उन्हें इस बच्चे के साथ हमें अपनाना होगा। इस बच्चे के साथ हम रिश्तों का बंटवारा नहीं होने देंगे। अब तो तुझे रोहन की जिंदगी से दूर करना और भी आसान हो गया है बिट्टो, बल्कि मेरा ये काम तो तुम खुद ही कर दोगी। रोहन जी, हमने बहुत बार आपको सच बताने की कोशिश की, लेकिन आपने हमेशा अपने प्यार और भरोसे का वास्ता देकर हमें हमेशा चुप करा दिया। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, इस प्यार और भरोसे का खून इसको इसके असली पिता से छीनकर तुमने मुझ पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की है। हम कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहते थे रोहन जी, कभी भी नहीं। और इस बच्चे के बारे में भी हमें अभी पता चला है। बस एक बार हमें वो सच बताने दीजिए, उसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है। हमारी शादी हमारे गांव के ठाकुर तेज प्रताप सिंह के साथ हुई थी, वो भी एक लालच में। पहले उन्होंने कभी भी हमें पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। हमारी जिंदगी में तुम हमारे कमरा में जगह नहीं बना पाया। लेकिन जब उनके दिल में हमारे लिए प्यार जागा, उन्होंने हमें वो स्थान दिया जो एक पत्नी का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से
उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मौत ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। हमें सहारा देने वाला दोस्त भी विश्वासघाती निकला। रोहन जी, उसने जायदाद के लालच में हमें जान से मारने की कोशिश की। हम बस अपनी जान बचाकर ही भाग रहे थे कि हम आपकी गाड़ी से टकरा गए। और जब हम होश में आए तो हमने देखा कि आपके परिवार के लोग सामने हैं। बहू, उन्होंने हमें आपकी पत्नी समझ लिया। यकीन कीजिए, हमने उन्हें सच बताने की कोशिश की, लेकिन पापा जी की जिंदगी का वास्ता देकर हमें सच बताने से रोक दिया चाची जी ने। आपने जो हमारी जान बचाकर हम पर जो एहसान किया था, उसी एहसान को चुकाने के लिए हम इस घर में रुके रहे। लेकिन जब आपको होश आया तब आपकी याददाश्त जा चुकी थी और हम आपको सच नहीं बता पाए। नहीं बता पाए आपको सच। जब आप बेहोशी के हालत में थे तब घर वालों ने हमारी और आपकी शादी कर दी। लेकिन जिस वक्त से आपने अपने हाथों से हमारे मांग में सिंदूर डाला, उस वक्त से हमने आपको सिर्फ पति के रूप में देखा है। हमने पूरे कर्म, पूरे वचन से आपको अपना पति माना है। अब आप इस रिश्ते को क्या रंग देना चाहते हैं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे अतीत के मेरे लिए कोई मायने नहीं है। आज तुम्हारा सब सच जानने के बाद भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आपने हमें माफ कर दिया और अब भी हमसे प्यार करते हैं। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी पूरी जिंदगी